हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 और आज है इसका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो जो पढ़ लिया था, सबसे पहले शुरुआत के 2 से 3 मिनट में उसकी रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने जो जो पढ़ लिया था, हम पहले करेंगे उस चीज़ की छोटी सी रिवीजन। देखो, मैं यहाँ पर जिस भी चीज़ की रिवीजन कराने वाला हूँ वो चीज़ें हम लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में बताऊँगा। पर लेक्चर नंबर 3 में आज हमें जिस टॉपिक से स्टार्ट करना है वहाँ से हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज़ को बिना कुछ भी स्किप किए, ठीक है। चलो, लेक्चर नंबर 2 में हमने सबसे पहले तो पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है, कि हमारे आसपास में जितने भी मैटर हैं वो अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंट हैं और ये स्टेट्स चेंज होती हैं मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज के चेंज होने की वजह से। इस चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ा और इसके ऊपर और भी कई सारी बातें करी। उसके बाद हमने मेन इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, जिसमें से पहली स्टेट थी द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी के जरिए हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। ऐसे ही हमने डिटेल में एक्टिविटी के जरिए लिक्विड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया एंड देन उसके बाद हमने गैसियस स्टेट को डिस्कस किया, ठीक है। एक्टिविटी के जरिए इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया। इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी लेक्चर नंबर 2 में, वो भी बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था वो मैं तुम्हें अभी यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था बताना और वो टॉपिक का नाम है डेंसिटी। ये छोटा सा टॉपिक है जो बताना रह गया था, तो मैं अभी बता देता हूं। डेंसिटी ना, तुमसे एग्जाम में ना डेंसिटी को लेकर 2 ही चीजें पूछी जाएंगी और 2 ही चीजें तुम्हें जरूरी है जाननी। सबसे पहली तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है या डेंसिटी होती क्या है। जैसे शुरुआत है हमने मतलब याद है, जैसे हमने शुरुआत में मैटर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी जिसमें मैंने तुम्हें मैटर की डेफिनेशन बताई थी कि मैटर क्या होता है, वैसे ही तुम्हें डेंसिटी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मैटर की डेफिनेशन याद है कि नहीं? याद है ना? कमेंट्स में लिख देना फिर। वैसे मुझे भी याद है, ऐसा नहीं है मुझे याद नहीं है, पर मैं यार पढ़ाई जा रहा हूँ, तुम्हें भी तो कुछ समझ आना चाहिए ना यार। तुम्हारा छोटा सा इतना सा टेस्ट तो मैं ले ही सकता हूँ ना, वैसे भी ये टेस्ट थोड़ी ना है, ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डेंसिटी का सबसे पहले अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा ना तो तुम्हें अपने आप ही उसकी डेफिनेशन, या मैं कहूँ तो तुम बना लोगे खुद ही और याद भी हो जाएगी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, तो यहाँ पर मैं ये वाला साइन डालने की जगह इक्वल टू डाल देता हूँ। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है या डेंसिटी जो बराबर होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, ठीक है। ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। बाकी ये तो मैंने समझाने के लिए लाइन डाली थी और कहो ये क्यों डाली है तुम बड़े कंफ्यूज बंदे हो यार, मैं क्या करूं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दी भाई, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। ये होता है इसका फॉर्मूला, डेफिनेशन बता दी। और तुमसे क्या पूछा जा सकता है? तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसी चीज का मास बढ़ने से डेंसिटी घटती है या बढ़ती है? मास बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ती है, याद कर लो। और तुमसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम के घटने से डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है? बताओ, वॉल्यूम के घटने से डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है? डेंसिटी बढ़ती है। अब तुम कहोगे सर ये हम कैसे याद करें? मैं बताता हूँ कैसे याद करोगे। देखो, तुम्हें डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो गया ना कि वॉल्यूम नीचे मास ऊपर, फॉर्मूला याद हो गया। अब डेंसिटी याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पेपर में ये लिख के मत आ जाना कि इस तरीके से तुमने याद किया था, ना 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 ना, ये मैं तुम्हें सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ।
याद तुम्हें इतना ही करना है, मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटाने से डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ाने से डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटाने से डेंसिटी बढ़ेगी। ये तुम्हें याद करना है, पर कैसे याद करना है वो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं। और इसको पेपर में मत लिख के आना कि तुमने याद कैसे किया, तुमने जो याद किया है सिर्फ वो पूछा जाएगा, वही लिख के आना। कैसे याद करेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया। अब देखो, जो चीज डेंसिटी के बिल्कुल सामने आ रही है यानी कि मास, तो तुम ऐसे याद करो कि जो चीज डेंसिटी के सामने आ रही है, यानी कि यहां मास आ रहा है, मैंने बोला याना अरे थोड़ा सा इधर उधर निकल जाते हैं यार हम। तो डेंसिटी के सामने मास लिखा आ रहा है, तो जो डेंसिटी के सामने है वो उसका दोस्त है, और जो डेंसिटी के नीचे है, जो कि वॉल्यूम उसके नीचे आ रही है, वो उसके दुश्मन है। ऐसे याद कर सकते हो। और जो दोस्त होता है, हम दोस्त के साथ मतलब हमारा दोस्त जो करेगा हम भी वही करेंगे, वो पढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेगा तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो मास डेंसिटी का दोस्त है। मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, मास घटेगा तो डेंसिटी भी घट जाएगी, पर वॉल्यूम डेंसिटी का दुश्मन है क्योंकि वो उसके नीचे है। और वॉल्यूम जो करेगा डेंसिटी उसका उल्टा करेगी, यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ी तो डेंसिटी घटी, यही ना। वॉल्यूम अगर बढ़ी तो डेंसिटी घट जाएगी, वॉल्यूम घटी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मास के लिए उल्टा होता है, मतलब मास के लिए हम उल्टा नहीं, एक्चुअल में उल्टा तो वॉल्यूम के लिए होता है, मास के लिए तो सीधा होता है, मास बढ़ा डेंसिटी बढ़ी, मास घटा डेंसिटी घटी। ठीक है, तो एक ये डेंसिटी वाला टॉपिक तुम्हें समझाना रह गया था लास्ट लेक्चर में, मैंने वो भी तुम्हें समझा दिया कि डेंसिटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, मास बढ़ने से या वॉल्यूम के बढ़ने से या दोनों के कम ज़्यादा होने से डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने वो भी बता दिया। तो एग्जाम में डेंसिटी से सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। और हाँ, एक और चीज़ आ सकती है, एक और चीज़ आ सकती है, ध्यान से सुनना। तुमसे पूछा जा सकता है कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों मतलब इन तीनों में से किन किन की डेंसिटी हाई है, किसकी मीडियम है, किसकी कम है, सबसे कम है। सबसे पहले तो वॉल्यूम को भूल जाओ, अभी वॉल्यूम को भूल जाओ। इनको बताने के लिए कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा, किसकी डेंसिटी कम, किसकी डेंसिटी मीडियम, ये बताने के लिए तुम सिर्फ मास पे फोकस करो। सॉलिड वाली चीज़ों का मास कितना होता है, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में सब कुछ बता दिया डिटेल में। मास तीनों में से किसका ज़्यादा होता है, तीनों में से किसका ज़्यादा मास होगा भाई, जिसके अंदर पार्टिकल्स आसपास में, मतलब एक बिल्कुल साथ साथ में जुड़े हुए होंगे पार्टिकल्स, ये ऐसे मतलब बहुत पास पास में होंगे। एकदम जुड़े हुए तो किसी में भी नहीं होते, पर बिल्कुल पास पास में होंगे, जिनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, जिनमें मैटर के पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो रिजिड होगा, हार्ड होगा सॉलिड में। और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, सॉलिड होगी, तो उसका ही तो मास यानी कि भार सबसे ज़्यादा होगा ना मेरे भाई। तो सॉलिड का मास सबसे ज़्यादा है, तो यानी इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। लिक्विड का सॉलिड से कम मास होता है, तो इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होने वाली है, और इसको हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी मीडियम हो सकती है। इसकी डेंसिटी अगर लिखनी हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी हाई हो सकती है। गैसियस स्टेट की डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है। क्यों? क्योंकि भाई गैस जो हमारे आसपास में अब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी गैसेज हैं यार। किसी का भार होता है क्या? तुमने एक्सपीरियंस किया है किसी का भार? मतलब कोई हवा जैसे कि आ रही है, अभी तुम्हारे आसपास में कितनी हवा चल रही है, मतलब तेज़ नहीं चल रही है, पर बहुत एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं तुम्हारे आसपास में, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ना तुम्हें दिख रहे हैं और ना ही उनका तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर उनका भार पड़ रहा है, नहीं लग रहा ना। तो इसका मतलब कि भार गैस का सबसे कम होता है, तो उसकी डेंसिटी भी सबसे कम होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर तुम वॉल्यूम के बेसिस पे भी बता सकते हो, पर वॉल्यूम के बेसिस पे बताते हुए तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में जब सोचना होता है ना हमने इन तीनों के बारे में, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे मैं बताता हूं तुम लोगों को, सॉलिड में अगर मैं तुम्हें कहूं कि सॉलिड की वॉल्यूम कम होती है या ज़्यादा होती है, सॉलिड जो है उनके पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास पास में होते हैं, तो ये इतनी सी वॉल्यूम में इकट्ठे हो जाते हैं। जो लिक्विड के मतलब मॉलिक्यूल बोल दिया मैंने शायद गलती से, ये पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, तो ये छोटी सी वॉल्यूम में इकट्ठे हो जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर होते हैं,
तो ये और थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम में आ जाते हैं। गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी वॉल्यूम में आते हैं। ठीक है, ये शायद तुम्हें थोड़ा सा लाइट लाइट सा दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, समझ तो आ ही रहा है। ठीक है, तो अब तुम बताओ कि इन तीनों में से किसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा उसकी डेंसिटी सबसे कम। तो किसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है? इसकी। तो इसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? सबसे कम, यानी कि लो। तो लो ही तो है, चाहे मास के बेसिस पे बताओ चाहे वॉल्यूम के बेसिस पे बताओ, आंसर तो सेम ही है भाई, डेंसिटी तो वही रहेगी ना, डेंसिटी तो लो ही रहेगी। अब इसमें लिक्विड स्टेट में वही दोनों के बीच की वॉल्यूम है, क्योंकि ये गैसियस स्टेट से कम वॉल्यूम लेता है पर सॉलिड से ज़्यादा लेता है, तो ये भी इसके लिए मीडियम ही है, सही तो है। अब सॉलिड की वॉल्यूम बहुत कम होती है, और वॉल्यूम जिसकी कम हो, यहाँ पे देखो वॉल्यूम जिसकी कम हो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो डेंसिटी हाई। वही बात हो गई ना। तो डेंसिटी का मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में डेंसिटी कैसे हाई, लो या मीडियम होती है। तो हमने लेक्चर नंबर 2 भी रिवाइज कर लिया, लेक्चर नंबर 2 का जो एक टॉपिक बचा था उसे भी डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लेक्चर नंबर 3 के मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देखते हैं, अगर नोट करना चाहो तो कर लो भाई, मैं साइड हो गया हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 के पहले टॉपिक से, जो कि है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। दोबारा पढ़ते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, पर नहीं पढ़ा, ध्यान से पढ़ो। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो तुम कहोगे हाँ कर सकता है, पर कैसे पता चला बताओ? क्योंकि पिछले जितने भी अभी 2 लेक्चर्स हुए हैं उतने में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि मैटर जो है हमारे आसपास में अलग अलग स्टेट में होता है। हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर कोई मैटर पहले से ही किसी एक लिक्विड स्टेट में है तो वो खुद सॉलिड स्टेट में चला जाता है, तो कैसे, ये नहीं पढ़ा ना। हमने सिर्फ ये पढ़ा कि मैटर अलग अलग स्टेट में होता है, हमने ये नहीं पढ़ा कि वो अपनी अलग अलग स्टेट में जो ऑलरेडी है, यानी अगर वाटर ऑलरेडी लिक्विड है तो क्या वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, या उसे अगर हम पिघला के लिक्विड बना दें और लिक्विड को भी और ज़्यादा गर्म करके उसको वेपर बना सकते हैं क्या, भाप बना सकते हैं क्या, वो पूछा जा रहा है। अब तुम कहोगे हाँ हमने देखा है वाटर तो ऐसे हो जाता है, हाँ हमने होते हुए देखा है। ठीक है, तुमने होते हुए देखा है, पर अगर एग्जाम में आया तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते ना कि भाई मैंने ना अपने आगे ना वाटर को उबलते हुए देखा है, उसको आइस बनते हुए भी देखा है, तो बस यही आंसर है, मैंने देखा है। अब इससे ज़्यादा बड़ा तुम क्या सबूत लोगे? अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना, तुम्हारी बात गलत नहीं है, पर आंसर जो स्कूल वालों को चाहिए, जो सीबीएसई वालों को चाहिए, जो एनसीईआरटी में लिखा है, वो नहीं होगा ना भाई वो। तो इसीलिए टॉपिक है ये पूरा का पूरा, और तुम्हें ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक में ये जो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? सबसे पहले आता है कि जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि वाटर है। एग्जिस्ट करने का मतलब है, जैसे हम इंसान एग्जिस्ट करते हैं, हम इंसान हैं। डायनासोर कभी एग्जिस्ट किया करते थे पर अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो अभी हैं उन्हें हम कहते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, जो अब नहीं है उन्हें हम कहते हैं कि वो लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पर वाटर अभी है, तो वाटर कैन एग्जिस्ट, वाटर हो सकता है किसमें? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में, मैटर के 3 स्टेट्स में। ये जो क्वेश्चन पूछा है ना उन्होंने कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, उसका आंसर लिखा जा रहा है कि हाँ भाई कर सकता है, क्योंकि एक पानी है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, वो एग्जिस्ट कर सकता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से? सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे? आइस की फॉर्म में। लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे?
अपने सिंपल वाटर की फॉर्म में, जो मतलब ऑब्वियसली, और जो ये गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? वेपर्स की फॉर्म में। वेपर्स का मतलब होता है भाप। वेपर, भाप, जो उसको गर्म करते हैं तो धुआं निकलता है ना, उसे वेपर्स ही कहते हैं पानी के। पानी को गर्म करते हैं तो तुम किस समझ रहे हो कैसे गर्म करना है तुम लोगों को? तो ये सबसे पहली चीज़। उसके बाद ठीक है भाई, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, पर अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर देने बहुत ज़रूरी हैं और तुम्हें एग्जाम में भी भर भर के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि क्या होता है, व्हाट हैपन्स, कब कब क्या होता है, क्या होता है मैटर के अंदर जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हो। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। मैटर के अंदर क्या होता है जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है। जैसे कि पानी अगर सॉलिड है, आइस है, उसको हम पिघलाते हैं, वो पानी बन जाता है। तो ये पानी बनते हुए मैटर में क्या चेंज आया, ये पहला क्वेश्चन है। बताओ, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा या क्या होता है मैटर के अंदर। मैटर के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या होगा मैटर के पार्टिकल्स के अंदर जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होगा, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद वो अपनी स्टेट चेंज कर कैसे रहा होगा, ये भी तो पढ़ना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हमसे पूछा गया क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, तो हाँ भाई कर सकता है। वाटर का एग्जांपल के जरिए हमने बता दिया। उसके बाद हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनका आंसर ढूंढने के लिए हम आगे अब एक एक्टिविटी करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मैटर जब अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है उस टाइम पर उसके अंदर क्या हो रहा होता है। मैटर के अंदर क्या हो रहा होता है। दूसरा क्वेश्चन, मैटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या हो रहा होता है। तीसरा क्वेश्चन, अबे स्टेट चेंज हो कैसी रही होती है, ये भी तो बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम एक्टिविटी की तरफ। अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि मैटर की स्टेट चेंज होने में क्या टेम्परेचर का कोई रोल है। क्या टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से मैटर की स्टेट में चेंज आता है। तो चलो देखते हैं फिर। एक एक्टिविटी के जरिए हम इसे देखेंगे और वो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.12। तो अभी हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की क्या टेम्परेचर के चेंज होने से स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने में कोई इफेक्ट आता है या फिर टेम्परेचर का कोई रोल है। कैसे समझेंगे? एक्टिविटी 1.12 के जरिए। तुम्हारे सामने आ रही है, मेरे सामने भी आ रही है, मैं रीड करता हूं, तुम लोगों को समझाता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। सबसे पहले बीकर ले लेते हैं, ये ले लिया बीकर। इसमें लेनी है 150 ग्राम ऑफ आइस। आइस ले लेते हैं, ये हमें लेनी है 150 ग्राम। ठीक है, उसके बाद एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलो या फिर थर्मामीटर बोलो, बात एक ही है। तुम सिंपल थर्मामीटर मान के चलो जो घर में यूज़ करते हो जब तुम्हें बुखार वगैरह होता है वो चेक करने के लिए। तो एक थर्मामीटर लिया मैंने, इसमें डाल दिया। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जो थर्मामीटर के नीचे एक सिल्वर कलर सी टिप नहीं होती उसकी, जिसको मुंह में रखते हो या फिर अगर यहाँ पे रखते हो तो यहाँ वो टच होनी चाहिए, तो वही वाली, उसको बल्ब कहते हैं थर्मामीटर का। वो कहते हैं कि आइस को ना टच होना चाहिए, आइस के कांटेक्ट में होना चाहिए। आइस को थोड़ा जोड़ जोड़ के अच्छे से ज़्यादा आइस बना देते हैं अपन। ठीक है, चलो बढ़िया। उसके बाद हाँ, और तुम्हारे सामने ना एनसीईआरटी की भी फिगर्स आ रही होंगी यहाँ पे। वैसे तो ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बना के बता ही रहा हूँ, पर अगर तुम्हें और डिटेल में फिगर चाहिए तो वो भी तुम्हें यहाँ पे बनी दिखी आ रही है, मतलब दिख रही है एनसीईआरटी में जो बनी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस बीकर को धीमी आंच पर गर्म करना शुरू करें। ठीक है, हमने करना शुरू कर दिया। उसके बाद नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग।
वो टेम्परेचर नोट करो जब आइस जो है वो लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, हम वो टेम्परेचर नोट करते हैं, और वो टेम्परेचर जब आइस लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी वो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब तुम कहोगे ये डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है एक। वैसे जो टेम्परेचर है ना उसकी एसआई यूनिट ना केल्विन होती है। ठीक है, जो टेम्परेचर है इसकी ना एसआई यूनिट केल्विन होती है। ठीक है, और हम इसके बारे में ना थोड़ा सा डिटेल में इस एक्टिविटी के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ये भी तुम्हें पढ़ाऊंगा कि टेम्परेचर को केल्विन में कैसे लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जा सकता है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जा सकता है, और इन पर थोड़ी सी और डिटेल में बातें करेंगे पर इस एक्टिविटी के बाद। अभी तुम ये समझो कि टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन का यूज़ किया जाता है। केल्विन इसकी एसआई यूनिट है, पर मैं डिग्री सेल्सियस की मदद से तुम्हें ये सब समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब जब उन्होंने बोला कि उस टेम्परेचर को नोट करो जब जो आइस है, जो सॉलिड है, जो कि आइस है, वो लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई, तो वो था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नहीं, उससे पहले एक और पॉइंट भी है जो कि है नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो हमें उस टेम्परेचर को भी नोट करना है जब सारी की सारी आइस जो है, ये बीकर है, जब ये सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। ये हमारे पास थी आइस, ये सारी की सारी आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो गई उस टाइम क्या टेम्परेचर था वो हमें नोट करना है। तो अब तुम्हें इसमें ना एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई जब वाटर बनना स्टार्ट हुआ था, यानी कि लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर जो टेम्परेचर था दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो पूरी तरीके से लिक्विड यानी वाटर बन जाने पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था। क्यों था, क्या था, और ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने पर ही जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई बिना टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़े, ऐसा कैसे हो गया और इस चीज़ को कहते क्या हैं? ये सब डेफिनेशन और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अभी इस एक्टिविटी को पूरा पढ़ने के बाद मिलेंगे आगे। पहले इस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म तो करो, फिर हम इसके रिजल्ट्स को आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में उन्होंने अभी तक जो बोला, जितना बोला समझ आ गया? ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये यहाँ तक आया कैसे। जो आइस थी, सबसे पहले तो समझ लो कि आइस जो है उसका टेम्परेचर था कुछ -20 डिग्री सेल्सियस। उस मतलब मान लो, मुझे नहीं पता कितना था पर मान लो कि इतना था। उसके बाद तुमने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर ना बढ़ने लगा, फिर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 10, फिर हो गया 20, और ऐसे करते 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 सॉरी वैसे इतने ये अभी यहाँ तक बढ़ा है। पहले ये -20 डिग्री सेल्सियस तक था, फिर -10 हुआ जैसे जैसे मैंने हीट किया, फिर वो 0 हो गया, और इस 0 पर आकर ये आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, और इस 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये वाटर में भी कन्वर्ट हो गई बिना टेम्परेचर और बढ़े। अब टेम्परेचर और ज़्यादा कब बढ़ेगा? 10, 20, 30, 40 कब बढ़ेगा? जब हम इसे और ज़्यादा हीट करते रहेंगे। आगे देखते हैं एक्टिविटी। आगे क्या है? नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ ज़रा, ताकि हम थोड़ा सा और अच्छे से आगे समझ पाएँ। ठीक है, थोड़ा सा बस इतना सा इरेज कर देता हूँ मैं। अब वो कह रहे हैं कि अब जो बीकर में पानी बन चुका है इसमें डाल दो ग्लास रॉड, और नीचे हीट जो तुम इसे कर रहे हो धीमी आंच पर, इसको बुझाओ मत, ये चलते रहने दो, इसको हीट करते रहो करते रहो करते रहो, और इसके अंदर रख दो एक ग्लास रॉड, ये वाली ग्लास रॉड रख दो, और इस ग्लास रॉड से क्या करो, मिक्स करते करते इसको गर्म करते रहो।
मिक्स करते करते मतलब इसमें कुछ है नहीं जो मिक्स करना है, हिलाते हिलाते इसको, जैसे पानी में चम्मच डाल के हिलाते हैं ना, वैसे इसको इसमें ग्लास रॉड डाल के हिलाते रहो, मिक्स करते रहो। मेरे मुंह से मिक्स करना ही निकलता है, पर एक्चुअल में कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, पानी है बस, हिलाते रहो उसको ग्लास रॉड से, वो कह रहा है, और इसको हीट करते रहो। उसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ जा रे। एक्चुअली मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ तो लैपटॉप की कभी कभार ब्राइटनेस बंद हो जाती है, फिर उसके बाद PDF थोड़ी ब्लैक हो जाती है, कोई नहीं। हाँ आ गया अगला पॉइंट, आ गया भाई, तालियां हो जाएं, अगला पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट है कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। तो इससे जो पिछला पॉइंट था ना, उसमें यह भी था कि इसको तब तक इसको हिलाते रहो वाटर को गर्म करते हुए जब तक ये भाप बनना शुरू नहीं हो जाता। और अब वाले पॉइंट में बोला है कि इसमें ये तो ग्लास रॉड तो था ही, पर थर्मामीटर भी तो था भाई, वो कहाँ चला गया, थर्मामीटर भी तो था, उसे निकाला थोड़ी ना है। तो अब कहते हैं, अब देखो कि थर्मामीटर की रीडिंग कितनी है जब ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। ये पार्टिकल नहीं है, ये भाप है, वेपर्स हैं ये, ठीक है, भाप है पानी की। तो ये भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। कहते हैं अब बताओ टेम्परेचर कितना था जब ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। अब जो टेम्परेचर था ना मेरे भाई, वो था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगला पॉइंट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर ऑफ द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने अभी पहले देखा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए टेम्परेचर में क्या क्या हो रहा था। अब हमने देखा कि लिक्विड से गैस या वेपर में कन्वर्ट होते हुए इसमें टेम्परेचर में क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ वेपर में, और जब ये वेपर में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है, वेपर बनते जा रहे हैं, पर हम नोट कर रहे हैं कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। यानी हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि स्टेट के चेंज होते समय जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है भाई। स्टेट के चेंज होते समय टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, यानी जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, उस टाइम पर 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरा कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब वाटर को हमने और ज़्यादा हीट करते रहे, हमने हीट करना नहीं रोका, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ये बढ़ने लगा इसका टेम्परेचर। फिर 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 20 हुआ, 30 हुआ, ऐसे ही करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, यानी भाप बनना स्टार्ट हुआ। और जब तक ये पूरा का पूरा पानी भाप बन के उड़ नहीं गया, तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा ही नहीं। तो हमें इस एक्टिविटी से ये सीखने को मिला। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि ठीक है, हमने इस एक्टिविटी से ये सब पढ़ लिया, पर इसका मतलब क्या है पढ़ने का, इससे हमें क्या पता चला। देखो, जब सॉलिड यानी आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं और वो टेम्परेचर केल्विन में क्या है, सबसे पहले ये पढ़ना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिक्विड वेपर में जब कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर केल्विन में कितना था और उस पॉइंट को क्या कहते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। ठीक है, ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। अभी मैंने तुम्हें उन डेफिनेशंस के बारे में बताया नहीं है, पर मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं पहले थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। और इन डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कन्वर्जन्स समझाना चाहता हूँ, कुछ केल्विन और सेल्सियस वगैरह की। तो पहले उसे समझते हैं, तब तक इसे नोट कर लो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने तुम्हें डेफिनेशंस बताई थी जो हम इंपॉर्टेंट करने वाले हैं उन डेफिनेशंस से पहले ना ये कन्वर्जन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कन्वर्जन के ऊपर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा।
110% आएगा भाई, 100% नहीं, 110% पक्का हूं मैं कि ये क्वेश्चन तो भाई आना ही आना है तुम्हारे एग्जाम में। कन्वर्जन के ऊपर है भाई। पता क्या होती है, देखो कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना। तो हमें इसमें किस चीज को कौन सी चीज में कन्वर्ट करना है सर, बताता हूं। टेम्परेचर जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए एक ऐसी यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में सभी लोग सेम ही यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मास यानी कि भार नापना, इसकी एसआई यूनिट पूरे वर्ल्ड में किलोग्राम या केजी यूज की जाती है। वैसे ही अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर, तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड में जो यूनिट यूज की जाती है ना वो केल्विन है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, रहना ही चाहिए। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है। पर सर आप तो हमें कब से डिग्री सेल्सियस बताई जा रहे हो। बताता हूं ना यार, जो डिग्री सेल्सियस होता है वो भी टेम्परेचर की ही एक यूनिट है और वो गलत नहीं है, बस वो एसआई यूनिट नहीं है टेम्परेचर की। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, अब मास की एसआई यूनिट तो किलोग्राम है, पर हम कभी कभार उसको ग्राम भी तो लिख देते हैं। एनसीईआरटी बुक में खुद इसको 150 ग्राम ऑफ आइस, अभी एक एक्टिविटी हमने जो करी उसमें लिखा हुआ था ना, हमने कितनी आइस ली थी, 150 ग्राम ली थी कि नहीं, ग्राम लिया था कि नहीं, किलोग्राम नहीं लिया था ना। वैसे किलोग्राम को जैसे ग्राम भी लिया जा सकता है, वैसे केल्विन को कभी कभार डिग्री सेल्सियस में भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बताओ टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, या तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है या नहीं होती है, या तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है भाई। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए, बताऊं कितने केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज और, तुम्हारी ना क्लास नाइन्थ में तुम 0 डिग्री सेल्सियस को बराबर में 273.15 केल्विन की जगह 273 केल्विन यूज करते हो, क्योंकि तुम्हारी क्लास 9th में ना यार तुम्हारी बहुत अभी छोटे मोटे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, छोटे मोटे बच्चे हो तुम। मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बहुत ज़्यादा। तुम छोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो इसलिए क्लास 9th में तुम लोगों का थोड़ा सा काम आसान करने के लिए 0.15 को हटा दिया है। हटा क्या दिया है, मतलब तुम बड़ी क्लासेस में तो 0.15 के साथ ही यूज़ करोगे, और यहाँ पे भी तुम कर सकते हो, गलत नहीं होगा, पर नहीं करोगे तो भी गलत नहीं होगा। और अपनी कैलकुलेशन आसान रखने के लिए तुम अभी छोटे हो क्लास 9th में, इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और गोली मारो 0.15 को। बाकी अगर तुम्हें यूज़ करना है तो भाई बिंदास करो, कौन रोक रहा है, पर नहीं भी करोगे तो गलत नहीं होगा, ये बता रहा हूँ। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा भी मान सकते हो। 273.15 केल्विन के बराबर होता है, ऐसा भी मान सकते हो। जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। मैं 273 केल्विन मान के पढ़ाने वाला हूं, पर 0.15 वाला भी मैंने बता दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ तुम्हें बतानी रह जाए। ठीक है, ओके। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अब कन्वर्जन की बात आती है। सर आपने बोला था कन्वर्जन पढ़ाऊंगा, आपने कन्वर्जन नहीं पढ़ाई। लो भाई कन्वर्जन पढ़ ले अब तू। अगर तुम्हारे पास केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन स्केल का मतलब केल्विन में तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको तुम्हें सेल्सियस स्केल यानी कि डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो तुम कैसे करोगे। जो केल्विन में तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है ना, उसमें 273 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे अगर तुम्हें 373 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और तुमसे पूछेगा कि बताओ डिग्री सेल्सियस में ये कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में ये कितना होगा बताओ, तो हम करेंगे क्या, 373 केल्विन हमें दिया हुआ है, उसमें हम माइनस करेंगे 273 को, इसमें केल्विन का के हटा दो, माइनस करते हुए लगाने की ज़रूरत नहीं है। 373 केल्विन हमें दिया हुआ है, 273 इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, और यही है हमारे पास में डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। साफ सीधी सी बात है, कैमरा हिल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं।
तो पता चल गया, केल्विन में दिया है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, केल्विन में तुम्हें जितना भी टेम्परेचर दिया है उसमें से 273 माइनस कर दो, माइनस करके जो आया वही तुम्हारा सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर उल्टा करना हो तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, अब तुम उसमें इसका उल्टा कर दो, इसमें हमने माइनस किया था तो इसमें डिग्री सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर दिया है उसमें 273 ऐड कर दो, इसमें हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, इसमें ऐड कर दो। जैसे अगर तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो बताओ ये केल्विन में कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो क्या करो, इस 100 में 273 ऐड कर दो, कितना हो गया 373, यानी कि ये कितना हो गया 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर हो गया 373 केल्विन के। साफ सीधी सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है, कन्वर्जन हो गई, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 273 माइनस कर दो केल्विन में से, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 उसमें ऐड कर दो, क्या मुश्किल है। ये हो गई कन्वर्जन। अब हम बढ़ते हैं एग्जैक्ट हमने जो एक्टिविटी करी है उसकी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ, नोट कर लो इस चीज़ को। हम बढ़ते हैं आगे सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं डेफिनेशंस की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ लास्ट में लिखी हुई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। इस तक पहुँचने के लिए हम पहले की थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसका, सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके जो पार्टिकल्स है सॉलिड्स के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सॉलिड, मैं यहाँ पे आइस बना लेता हूँ, समझ लो ये आइस है, ये क्या हो रहा है मेरे को, ये आइस है, नीचे दिया हीट करके बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड्स के काइनेटिक एनर्जी इसके बीच के पार्टिकल्स की बढ़ेगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे विद ग्रेटर स्पीड, वाइब्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में, और फिर उससे क्या होगा जब वो वाइब्रेट करेंगे, जैसे कि अगर ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं साथ में जुड़े हुए बैठे हुए हैं तो पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने से इनमें जो अट्रैक्शन होने वाली है पार्टिकल्स की, वो अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो ओवरकम हो जाएगी का मतलब क्या है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो आपस में से मूव करने लगेंगे, ऊपर नीचे इधर उधर, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, एक दूसरे के ऊपर जो ये लगा रहे हैं वो कम हो जाएगी। बेसिकली अब ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कम कर रहे होंगे, वो अट्रैक्टिव फोर्स टूट जाएगी एक तरीके से, और ये सब पार्टिकल चले जाएंगे दूर। ठीक है, फिर ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ओवरकम हो जाएगी, टूट जाएगी, कम हो जाएगी, जो भी कहना कह लो। तो उससे क्या होगा, लीव देयर पोजिशन, तो पार्टिकल अपनी जिस पोजिशन पर थे वो अपनी वो पोजिशन छोड़ देंगे और इधर उधर मूव होना चालू हो जाएंगे, फ्रीली मूव होना चालू हो जाएंगे। यानी पहले पार्टिकल जो थे आपस में सिकुड़े बैठे थे, ऐसे आपस में सिकुड़े बैठे थे। उसके बाद जब हमने इनको हीट किया तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये है आइस के क्यूब्स और ये हैं पार्टिकल्स, और कहो तो ये क्या दो बार बना रहे हो, ये है पार्टिकल्स, कंफ्यूज मत हो जाना क्या क्यूब है और क्या पार्टिकल्स है। तो ये है पार्टिकल। अब पार्टिकल को हीट किया तो ये पार्टिकल हो गए दूर होकर अब ये एक दूसरे से इधर उधर मूव करने लगे अपनी मर्जी से। अब क्योंकि ये कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर नहीं रहा तो ये इधर उधर कहीं भी भाग रहे हैं, अब अपनी पोजीशन को उन्होंने छोड़ दिया एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और फ्रीली इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ऐसा जब वो मूव करने लगे, उनमें स्पेस बढ़ने लगी, तो एक स्टेज आई, एक पॉइंट आया जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब समझ आ रही है कि मैटर के अंदर क्या हो रहा है जब स्टेट चेंज हो रही है। हमें पता है ना कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं, लिक्विड के उससे थोड़े दूर होते हैं, गैस के उससे भी ज़्यादा दूर होते हैं। तो हमने टेम्परेचर देकर, मतलब बढ़ाकर, हीट देकर इसके पार्टिकल्स में इसको दूर किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए।
स्टेट चेंज होते वक्त मैटर के अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के अंदर की जो स्पेस है वो बढ़ रही है, उनके अंदर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रही है, ओवरकम हो रही है, और एक स्टेज आई जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आती है जो तुमसे एग्जाम में पूछे जाने वाली है। डेफिनेशन है द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम का मतलब कम से कम, तो वो कम से कम टेम्परेचर एट विच, जिस पर अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब तुम कहोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो, एटमॉस्फेयर क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ। एटमॉस्फेयर होता है हमारे आसपास का रीजन जहाँ पर हमारी एयर है ना, ये एटमॉस्फेयर होता है। और प्रेशर क्या होता है? अरे तो मैं जो सुबह रोज़ उठ के आता है वो वाला प्रेशर नहीं, ये वो वाला प्रेशर है जो गैस, अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं अलग अलग चीज़ों पर, ये वो वाला प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस प्रेजेंट हैं वो गैसेस एक दूसरे पर और आसपास की चीज़ों पर जितना प्रेशर लगा रही हैं वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये मैंने बस तुम्हें समझा दिया। तो वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड इट्स, उसे हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो कम से कम टेम्परेचर जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हम वो कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वर्ड से ही याद रख लो भाई कि जहां जब मेल्ट होता है, मेल्ट तो सॉलिड ही हो सकता है, लिक्विड तो नहीं हो सकता है, लिक्विड तो वेपर बनता है ना। तो वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो आराम से अच्छे से पढ़ लिए, डिटेल में याद कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, वो इंडिकेट करता है किस चीज़ को? इंडिकेट करता है मतलब दिखाता है, दर्शाता है, बताता है किस चीज़ को? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। किस में? बिटवीन। ये इसको मैंने ना BW ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है बिटवीन। तुम एग्जाम में ऐसे मत लिखना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें यह बताता है कि जिस सॉलिड का जितना मेल्टिंग पॉइंट है उस हिसाब से उसमें उनके पार्टिकल्स में, उसके मैटर के पार्टिकल्स में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दोबारा बताता हूँ, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमें यह दर्शाता है, यह बताता है कि उस सॉलिड के मैटर, क्योंकि सॉलिड एक मैटर है, उसके पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यह हमें बताता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। कैसे? अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो लिक्विड में वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना बहुत लेट स्टार्ट हुआ। दोबारा बताता हूँ, अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड में बदलना स्टार्ट बहुत लेट हुआ। इसका मतलब है कि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगा। उसको तोड़ने के लिए टाइम क्यों ज़्यादा लगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो हमें ये पता चल गया ना, स्ट्रेंथ का मतलब कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा
उसकी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स उस सॉलिड की, उस मैटर की सबसे ज़्यादा होगी। आया समझ में? पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? मैंने तुम्हें बताया था कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, या फिर आइस को कितना टेम्परेचर देना पड़ता है कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। मिनिमम बताओ, हमें देना पड़ता है 0 डिग्री सेल्सियस तक, और 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273.15 केल्विन। सीधी सी बात है, 273 केल्विन भी लिख सकते हो। अब सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज फ्यूजन, या व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूजन। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर यही होगा कि व्हेन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देन दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन। दोबारा बोलता हूँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन, या फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन। सीधी सी बात है यार, जो मर्जी बोली जाओ, बात यही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद आगे, सॉलिड को जब मेल्ट किया जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। हमें पता है कि सॉलिड जब लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट होता है उस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर एज इट इज़ रहता है, बढ़ता नहीं है जब तक वो सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो उस टाइम तक तुमने ये एक्टिविटी में देखा है कि हम सॉलिड को हीट करे जा रहे हैं, पर तब भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो मतलब हम हीट एनर्जी तो दे ही जा रहे हैं, जो हम उसको हीट दे रहे हैं वो हीट एनर्जी है, और वो हीट एनर्जी तो हम उसे दे ही जा रहे हैं, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रही है? हम इतनी हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? तो ये जो हीट एनर्जी है ये मैटर की स्टेट को चेंज करने में जा रही है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जा रही है ये हीट एनर्जी। आया समझ में? ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? ये हीट एनर्जी स्टेट चेंज करने में खर्च हो रही है, इसीलिए ये टेम्परेचर बढ़ते हुए नहीं दिख रहा, पर अंदर से ये हीट एनर्जी बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट करती है स्टेट को? बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये क्या करती है? हीट एनर्जी जो है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें तोड़ने का काम करती है, ओवरकम करने का काम करती है। पता ही है ना कि अगर सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास में हैं, इनको हम हीट एनर्जी देंगे, गर्मी देंगे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, टूट जाएगी, ये एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएंगे। सॉलिड के पास में हैं, दूर दूर चले गए तो फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? है ना? उसके बाद हमें पता है कि जब हम हीट एनर्जी दे रहे होते हैं तो टेम्परेचर में राइज तो दिखता नहीं है हमें, 0 डिग्री का 0 डिग्री रहता है, तो टेम्परेचर में राइज हमें दिखता नहीं है। राइज का मतलब बढ़ावा, जो बढ़ना होता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखता नहीं है अपने को। तो मतलब जो हीट है, जो एनर्जी हम दे रहे हैं, ये छुपी हुई है, यानी ये मैटर के अंदर छुपी हुई है, उसकी स्टेट चेंज कराने में काम आ रही है। तो ये जो हीट एनर्जी छुपी हुई होती है ना मैटर के अंदर, उसकी स्टेट चेंज कराने के लिए जो काम आती है, इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। जो हीट एनर्जी किसी मैटर के अंदर उसकी स्टेट चेंज कराने के लिए छुपी हुई होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब छुपी हुई। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट क्या होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे कपड़े बदलने के बाद। अब तुम कहोगे सर आप हर लेक्चर में थोड़ी देर बाद कपड़े क्यों बदल लेते हो? मन करता है मेरा,
बदलने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी तुम लोग इतनी चीज़ें नोट करो, मैं ज़रा आया। तो चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ते समय अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। बोर्ड पर जो भी लिखा है अभी उस पर मत देखो, पहले मुझे सुनो। मैं तुम्हें अभी कुछ बताऊँगा, उसके बाद बोर्ड पर जो लिखा है हम उस चीज़ को समझेंगे। हमने एक्टिविटी में देखा था कि हीट एनर्जी जब भी हम आइस को दे रहे थे तो एक पॉइंट आया था जब उसका टेम्परेचर हो गया था 0 डिग्री सेल्सियस, जिस टाइम पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई थी। और लिक्विड में पूरी तरह से कन्वर्ट होते तक, या मैं कहूँ तो वाटर में कन्वर्ट पूरी तरह से होते तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, है ना। ये हमने पढ़ लिया था। अब ये जो हुआ कि मतलब जो हीट एनर्जी आई वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं गई बल्कि स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो गई। और वो हीट एनर्जी छुपी हुई थी, हिडन थी, जिसको लेटेंट हीट बोला गया। इतना भी हमने पढ़ लिया। अब ये जो लेटेंट हीट थी जिसके द्वारा, जिसके ज़रिए स्टेट चेंज हुई है, ये स्टेट चेंज होना एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन में इस चीज़ को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए, या अगर तुमसे पूछा जाए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखो प्रॉपर, तो उसमें तुम्हें क्या क्या मेंशन करना होगा सबसे पहले वो सुनो। इसमें ना हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है ये तो बताना ही है, और हमने ये बताना है कि 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में, ठीक है। अब क्यों बताना है 1 kg को ही, क्यों? अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का लॉजिक जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ को जानना है पर इतना भी डिटेल में नहीं जाना उस चीज़ के कि हम कोई और चीज़ को पढ़ने के लिए तैयार ही ना रहें। क्योंकि इस चैप्टर में अभी हमें और भी काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी तुम बाद में ट्राई करोगे। ये अलग बात है कि हाँ वो क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊँगा, वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवाऊँगा तब अगर ये सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो गया और हमने जो जो सोचा है, यानी डिटेल लेक्चर, 1 शॉट वीडियो, रिवीजन सीरीज, सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे पास टाइम बच गया ना, तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा दूंगा। वरना उनको प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो मैं नहीं करवाऊंगा भाई, वो तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। पर हाँ, एक बात मैं पक्का कहता हूँ कि अगर तुमने लेक्चर अच्छे से देख लिया तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आने नहीं वाली, ठीक है। तो बेफिक्र रहो इस चीज़ को लेकर। और अभी हम जो पढ़ रहे थे अभी उस पे आते हैं। मैंने तुम्हें अभी तक जो जो बताया तुम्हें याद हो गया ना। हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का इसमें मेंशन करना है कि हमने ऐसा किया, और उसमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये प्रोसेस होता है, ये भी मेंशन करना है। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, या फिर मैं कहूं तो उतनी मात्रा में हीट एनर्जी, उतनी मात्रा में यानी कि उतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें जितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर, उसी को हम कहते हैं इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, पर यार अब देखो जो डेफिनेशन है वो है, मैंने तुम्हें प्रॉपर समझा दी है। अब याद करना तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें याद तो नहीं करवा सकता ना, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, पर याद करना तो तुम्हारा काम है। अब देखो मैं एक बार दोबारा से तुम्हें समझा देता हूँ पढ़ के। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी मात्रा में हमें हीट एनर्जी चाहिए, जितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए किस चीज़ के लिए, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। तो जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड को
लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं, इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये जो डेफिनेशन है ना, ये बेसिकली डेफिनेशन ना हीट की है। हीट का हो या हीट एनर्जी का हो, कि हीट एनर्जी हमें कितनी या कौन सी चाहिए होती है स्टेट चेंज करने के लिए, और जिस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता वो हीट एनर्जी सिर्फ स्टेट चेंज करने में काम आती है और लेटेंट होती है। लेटेंट होने का मतलब छिपी हुई होती है, छिपी हुई होने का मतलब ऐसा हमें दिखता नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या हीट मिल रही है, पर एक्चुअल में हीट मिल रही है। आया समझ? तो ये एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन थी जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, मैंने अच्छे से समझा दी है। और अब एक चीज और इसमें जानने वाली है, हाँ ये इसकी डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है, डेफिनेशन इतनी थी, ये एक अलग चीज है जो कि जानना जरूरी है, पेपर में पूछा जा सकता है। हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं, पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 273 केल्विन पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी देन आइस से एट सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर। नहीं समझ आया? दोबारा बता रहा हूं, जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, या मैं कहूं तो 273 केल्विन पर, एक ही बात है, इसी टेम्परेचर पर आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वाटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आइस जो है वो सॉलिड है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स, उनके सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉलिड के यानी कि आइस के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास में होते हैं, और सपने सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास में होने की वजह से, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स तेजी से मूव नहीं कर पाते हैं इधर उधर एक दूसरे से दूर दूर। क्योंकि अगर किसी भी पार्टिकल को फ्रीली मूव करना है तो उसको फ्रीली मूव करने के लिए अलग अलग होना होगा, अपने साथ वाले पार्टिकल्स से दूर दूर होना पड़ेगा, पर सॉलिड में ऐसा नहीं होता, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है। पर वहीं वाटर की बात करें तो वाटर में हमें पता है कि क्योंकि लिक्विड है और लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर होते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो वही बात चल रही है। अब यहाँ स्पेशली मेंशन क्यों किया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा फेज है जिसमें आइस भी होती है और लिक्विड भी होता है, यानी कि वाटर भी होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है ना। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये आइस जो है वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट भी हो जाती है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले आइस भी होती है और बाद में उसी टेम्परेचर पर वाटर भी होता है। तो अब तुमसे पूछा जा सकता है कि सेम ही टेम्परेचर पर दोनों आइस और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, और सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स में स्पेस कम होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो दूर दूर नहीं हो पाते हैं और एक इधर उधर फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और दूसरी बात तुम ये भी कह सकते हो कि उनमें अभी हीट उनको मिलनी स्टार्ट हुई है ना, तो उनके पास अभी टेम्परेचर भी कम है, पर जैसे जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी को अपने अंदर लेके, तो अब वो बहुत गर्म हो चुका है, उसमें टेम्परेचर बढ़ चुका है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है ना। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ को आंसर करने के लिए, पर इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी था, बस जो मैंने तुम्हें समझा दिया। तो तुम्हें मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता दिया,
मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, फ्यूजन क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक और नया कंसेप्ट भी तुम्हें मैंने बता दिया। और अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, तब तक तुम कर लो इस चीज़ को नोट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब अगली चीज़ है कि जब भी हम वाटर को हीट एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होती है और पार्टिकल चले जाते हैं दूर दूर। पार्टिकल और ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो अब ये लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में, यानी वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। वेपर यानी कि भाप, वाटर की भाप, भाप कह लो, भाप कह दो, वेपर कह दो, जो कहना कह दो। यानी कि एट सर्टेन टेम्परेचर मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर तो आएगा बीच में जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्टेन टेम्परेचर का मतलब बीच में कोई भी एक ऐसा टेम्परेचर जो हमें चाहिए जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई तो ऐसा टेम्परेचर आएगा ना। जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो करते करते बीच में एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो उस टेम्परेचर को, या वो टेम्परेचर जब आएगा उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन तुम लिखोगे कैसे भाई कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अगर तुम्हें आ गया कि बताओ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है, उबलना शुरू होता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जरूर लिख देना भाई, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीच में नहीं लिखा अपनी डेफिनेशन में तो हो सकता है नंबर कट जाएं, इसलिए इसका ध्यान रखना। वो टेम्परेचर जब लिक्विड उबलना शुरू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें ये इट्स क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो तुम्हें ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता है ना, जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, और जब लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है गैस में कन्वर्ट होने के लिए तो वो होता है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड का होता है। ठीक है, अगली चीज, बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना। अब बल्क फिनोमिना क्या होता है भाई, बल्क फिनोमिना में ये जो वर्ड है बल्क, इसका मतलब होता है ज्यादा, या जितना भी है वो सारा। समझाता हूं, बल्क फिनोमिना बेसिकली मतलब ये होता है, अब तुम कहोगे बेसिकली क्या है यार, ठीक है सुनो, बल्क फिनोमिना क्या होता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने लिया एक बीकर, बीकर में मैंने लिया लिक्विड, तुम समझ लो कि मैंने वाटर ही लिया है इसमें। ठीक है, अब इस वाटर के सरफेस यानी कि जब मैं गिलास में पानी भरता हूं तो पानी गिलास के नीचे तक भी होता है और ऊपर ऊपर भी तैर रहा हमें दिखाई होता है, मतलब दिखाई देता है, दिखाई होता है क्या होता है, दिखाई देता है। हाँ, तो जब भी तुम गिलास में पानी डालते हो पानी हमें उसके ऊपर भी दिखाई देता है गिलास के, है ना। अगर तुम गिलास को पूरी ऊपर तक भर दो, और पानी गिलास के नीचे भी होता है ना। तो होता क्या है, इसी तरीके से जब पानी हमें ऊपर जो दिखाई देता है गिलास में, तो हम कहते हैं कि वो है पानी की सरफेस। ठीक है, जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है हमें। और जो नीचे पानी होता है उसके तो नॉर्मल वाटर के पार्टिकल्स तुम कह सकते हो कि नीचे हैं, इसको थोड़ा गोल गोल बना देते हैं, और ये ऊपर इसके सरफेस पे भी ना पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं, और ऐसे ही नीचे वाटर के अंदर भी इसके पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना होने का मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के, देखो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब पानी उबलना शुरू होता है, बॉइल होना शुरू होता है,
और बल्क फिनोमेना का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट जब आता है ना, जब पानी उबलना शुरू होता है ना, तो उस टाइम पर पानी के सारे पार्टिकल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि पानी के उबलते वक्त पानी के या लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रही होती है, वो और ज़्यादा दूर दूर जा रहे होते हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, हमें पता है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, पता है। अब लिक्विड में या वाटर में, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, उसकी सरफेस पे भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, समझ लो यही बॉयल हो रहा है। ठीक है, ये मैंने नीचे लगा दी आग, ये मैंने नीचे लगा दी आग, और समझ लो ये बॉयल हो रहा है। तो होता क्या है कि बॉयल जब हम करते हैं ना पानी को, तो बॉयल होते हुए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले पार्टिकल्स ही उड़ के वेपर बन गए, ऊपर वाले पार्टिकल्स ही उड़ के वेपर बन गए। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जब टेम्परेचर दिया तो सभी पार्टिकल्स को गर्मी मिली और उनमें से ऊपर ऊपर वाले पार्टिकल्स उड़ के वेपर बन गए। जब ये वेपर बन के उड़ जाते हैं ना, तो फिर नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं ना इसके, वो भी वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाते हैं। और बल्क फिनोमेना का मतलब यही होता है कि सारे, यानी इस प्रोसेस में, बॉइलिंग पॉइंट तक आने के प्रोसेस में या पानी के भाप बनने के प्रोसेस में, पानी का हर एक पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, सरफेस वाला भी और पानी के अंदर वाला भी। ठीक है, बल्क फिनोमेना का मतलब यही होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमेना का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा पॉइंट है, जब कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है तो लिक्विड का हर एक पार्टिकल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, इसमें पार्ट ले रहा होता है। हर पार्टिकल एनर्जी गेन करता है और वेपर बन जाता है। ठीक है, बल्क फिनोमेना होने का मतलब तुम्हें पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी यहाँ पे एरो आना था, ये एक अलग पॉइंट है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क gain enough energy to change into the vapor state। यानी पार्टिकल बल्क में से मतलब सभी पार्टिकल्स में से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस वाले या सिर्फ अंदर वाले, सारे, सरफेस वाले भी अंदर वाले भी, यानी सारे पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क का मतलब है लिक्विड के सारे पार्टिकल्स गेन करते हैं। गेन करने का मतलब लेना, एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर लेना। ठीक है, क्या लेना? इनफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी लेते हैं अपने अंदर? जो पार्टिकल्स होते हैं बल्क में, यानी सारे पार्टिकल्स गेन यानी लेते हैं। क्या लेते हैं? इनफ एनर्जी। इनफ का मतलब है पर्याप्त का मतलब कि अगर तुम्हें 2 रोटी की भूख है तो तुम 2 ही खाओगे ना, तभी तुम्हारी भूख मिटेगी। अगर 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी खा लोगे तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, वो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है ना। तो अगर इन्हें इनफ एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए यहां पे इनफ वर्ड लिखा हुआ है और इस पे फोकस करना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, पार्टिकल्स पूरे लिक्विड में से जब एनर्जी गेन करते हैं, कौन सी एनर्जी? इनफ एनर्जी। किस चीज के लिए? टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए। ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। यानी ये बल्क फिनोमेना का मतलब ही समझाया गया है नीचे, कि बल्क फिनोमेना होने का मतलब है कि पार्टिकल्स जो होते हैं बल्क में, सारे पार्टिकल लिक्विड के एनर्जी गेन करते हैं वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, इनफ एनर्जी गेन करते हैं। और ये एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी है। ये हीट एनर्जी कहां से मिल रही है? जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो वहां से मिल रही है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ये बल्क फिनोमेना की डेफिनेशन तुम समझ सकते हो है कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमेना, ये मैंने बता दिया है। और अगर तुम्हें पूछा जाए कि वाई या हाउ बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमेना, तो तुम इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज क्लियर हो गई है। मैंने तुम्हें इसमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई है। अब देखो, मैंने वो एक्टिविटी कराने के बाद तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें 4 डेफिनेशंस बताऊंगा। पहली बॉइलिंग पॉइंट की, दूसरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, है ना,
मैंने, हाँ, पहले मेल्टिंग पॉइंट, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर बॉइलिंग पॉइंट एंड देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मैंने तुम्हें उसमें से 3 तो बता दी हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई और ये बॉइलिंग पॉइंट भी हो गई। अब रहती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो भी देखेंगे। तो चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन। यार अगर तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर डेफिनेशन याद हो गई है ना, तो ये डेफिनेशन याद करने में कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। वहाँ पर बस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना था, यहाँ लिक्विड से गैस में चेंज होना है। वहाँ 1 kg सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना था, यहाँ 1 kg लिक्विड से गैस में चेंज होना है। वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में था, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में है। वो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर था, ये लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर है। देख लो यार, डेफिनेशन तुम्हारे सामने है खुद। जो पहली चीज है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, पर मैं अभी तुम्हें फिर भी बताऊंगा, पर पहले डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की मात्रा दैट इज रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए, टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसके, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर, इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी को कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था मेरे भाई, क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस उसकी जगह पे अब ये वेपराइजेशन वाला है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है डेफिनेशन में। और ऊपर ये क्या लिखा हुआ है सर? वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तुम्हें पहले ही पता है, जो अभी मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया ना, अभी सारा कुछ लेटेंट हीट ऑफ मतलब सॉरी, मैं लेटेंट हीट ऑफ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पढ़ाया ना मैंने तुम्हें अभी, उसमें हमने देखा ना कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वगैरह वगैरह। तो उसमें ये चीज़ भी डाल देता हूँ कि जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में कन्वर्ट करना है, वेरी इजी पीजी ब्रो। जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 केल्विन को ऐड कर देते हैं जितना हमें डिग्री सेल्सियस दिया होता है उसमें। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमें दिया हुआ है तो हम 100 में 273 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 373 केल्विन। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है 373 केल्विन के। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ तक तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो इसे नोट कर लो अभी के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया उससे हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो स्टेट में भी चेंज आता है। किसकी स्टेट में? मैटर की स्टेट में। तो हमारे आसपास में जो सॉलिड हैं उनको अगर हम हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हीट करें लिक्विड को भी तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने ये अभी तक पढ़ लिया। हीट करने का मतलब क्या है? हमने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हम टेम्परेचर में चेंज लेकर आए। तो उस वजह से क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गई ना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो गई। और हीट किया तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। हाँ, तो ये हमें पता चला। पर बट इसमें एक और चीज की कमी है। अभी ये चीजें हमने जितनी पढ़ ली है ना, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड ही बने, और हर एक लिक्विड को फर्दर और ज्यादा हीट करें तो वो गैस बने। जरूरी नहीं है,
क्योंकि ऐसे भी कई सॉलिड होते हैं जिनको अगर हीट किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा का मतलब होता है, इसको कई वाइस वर्सा भी कहते हैं, जो भी कहने कह लो उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे वाइसा वर्सा बोला जाता है इस चीज को। वाइसा वर्सा होने का मतलब है जो मैंने कहा उसका उल्टा भी हो सकता है, यानी सॉलिड को हीट करके गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और गैस को ठंडा करके सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, या मैं कहूं तो सॉलिड से सीधा गैस भी बन सकता है, गैस से सीधा सॉलिड भी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एक्टिविटी के जरिए इस बात को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जो मैंने अभी तीसरे नंबर पे तुम्हें बताई है। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में वो एक्टिविटी है 1.13। अब हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक्टिविटी 1.13 को डिस्कस करते हैं। कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी 1.13, इसको डिस्कस करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या क्या दिया हुआ है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। एक्टिविटी का पहला पॉइंट है टेक सम कैम्फर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि कुछ कैम्फर ले लो। कैम्फर क्या होती हैं? तुमने कभी पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया है? पब्लिक टॉयलेट कहीं बाहर गए हो पीवीआर देखने, या फिर तुमने अपने स्कूल के भी वॉशरूम्स वगैरह में देखा होगा कि जो वॉश बेसिन होता है या सिंक होता है उसमें फिनाइल की गोलियां डाली हुई होती हैं वाइट कलर की। और तुमने घर में भी देखा होगा, शायद घर में भी तुम्हारे यूज़ करते होंगे वॉश बेसिन में डालने के लिए फिनाइल की गोलियां, वाइट वाइट सी होती हैं, कई कलरफुल भी आने लग गई हैं आजकल तो। और बेड में भी डालते हैं, बेड के अंदर कपड़े वगैरह रखे होते हैं तो साइड में डाल देते हैं ना, कोई कॉकरोच वगैरह ना आए उसकी स्मेल से, है ना। तो फिनाइल की गोलियां तुम्हें पता होंगी, नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, और तब भी नहीं पता चले तो गूगल में सर्च कर लेना यार। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। तो सबसे पहले पॉइंट में हमें पहले लेना है कैम्फर। कैम्फर का मतलब मैंने बता दिया, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। और फिर ये जो कैम्फर जो गोली ली है वो कह रहे हैं कि इसे क्रश कर दो, इसे क्रश कर दो, इसे मसल दो अच्छे से, और फिर क्या करो, इसको एक चाइना डिश में ले लो। चाइना डिश का मतलब होता है कुछ इस तरीके से कोली टाइप तुम समझ सकते हो। ठीक है, इसकी जो फोटो है तुम गूगल में सर्च करके देखना, ये इस तरीके के ना कोली जैसा ही होता है, और इसमें ना हमें इसको क्रश करके मसल के इसमें डालना है ये कैम्फर को। जब हम कैम्फर को या फिर इस जो क्या कहते हैं फिनाइल की गोली है इसको एकदम ऐसे मसल के पाउडर सा बना के ना चाइना डिश पे कहते हैं रख दो। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फनल उल्टी करके इस चाइना डिश पे रख दो। फनल क्या होती है? अब फनल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, देखो फनल ना कुछ इस तरीके की शेप की होती है, ऐसे ऐसे, तुमने ये देखी होगी यार। ये हम कई जगह पे यूज करते हैं ब्रो। फनल कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तुमने देखा होगा जब भी हम किसी बोतल में, हाँ किचन में तुम्हारे मम्मा यूज करते हैं ना, करते हैं। जब भी एक बड़ी सी केनी होती है तेल की, रिफाइंड की, तो उसको जब हम एक बोतल में डालते हैं, प्लास्टिक की बोतल में या फिर किसी भी तरीके की बोतल में, तो पहले उस बोतल के ऊपर इस फनल को ही रखा जाता है ताकि वो तेल डालते हुए उस बोतल से बाहर ना गिरे, है ना। ये ऊपर से ऐसे चौड़ा होता है और नीचे से ऐसे पाइप जैसा कुछ होता है। ये पाइप वाले पार्ट को बोतल के अंदर डाल देते हैं और यहाँ से ऊपर से तेल या रिफाइंड जो भी है डालते हैं, और फिर वो बोतल के अंदर सीधा सीधा चला जाता है। अब पता चला फनल क्या है? अभी भी नहीं पता चला भाई, गूगल में देख लो। अब ये फिगर्स है, मैं इनको ज्यादा नहीं समझा सकता। ये होती है फनल। तो इसी फनल को उन्होंने कहा कि अब उल्टा करके इसके ऊपर रख दो। ये मैंने उल्टा करके इस फनल को रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये फनल को उल्टा करके मैंने रख दिया इसके ऊपर। आगे क्या है, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। ठीक है, अब ये जो फनल है ना, इसके स्टेम पे, यानी कि ये जो पतला वाला पार्ट है ना, यहां पर इसके ऊपर इस तरफ यहां पे रख दो कॉटन। ये समझ लो मैंने रख दिया कॉटन। इसका ना ऊपर से मुंह बंद करने के लिए यहां पर मैंने रख दी कॉटन।
बाकी तुम्हारे सामने वो वाली फिगर भी आ रही है जो एनसीईआरटी में बनी हुई है, तो तुम उसे भी देख सकते हो थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए। ये तो मैं थोड़ा सा आइडिया बना रहा हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट है नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब उन्होंने बोला कि इसको जो है नीचे से हीट करो। ये समझ लो मैंने नीचे आग जला दी, हीट करो, और कहते अब देखो कि हीट करने पे क्या होता है। देख लेते हैं, ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब तुम्हें ये एक्टिविटी करने से क्या दिखाई दिया पड़ा, मतलब क्या दिखाई दिया तुम्हें। अब ये एक्टिविटी का क्या रिजल्ट है उसे तो हम डिस्कस करेंगे बाद में मतलब एक्टिविटी अच्छे से समझने के बाद। पर एक्टिविटी का जो लास्ट पॉइंट है उसे तो बता दूं। उसमें पूछा गया है कि बताओ इस एक्टिविटी से क्या देखने को मिला तुम्हें। तो जब ये एक्टिविटी तुम करोगे ना, तो इससे हमें यह पता चलेगा कि जब हमने ये कैम्फर, यानी कि वो किधर गया कैम्फर, ये कैम्फर यानी वो फिनाइल की गोली, जब उसको क्रश किया, यानी वो क्या थी, सॉलिड थी। फिनाइल की गोली जो कि सॉलिड थी, क्रश करने के बाद भी रही तो सॉलिड ही, लिक्विड थोड़ी हो गई, बस उसके पीसेस हो गए छोटे छोटे। तो कैम्फर की गोली जो कि सॉलिड थी, जब उसको क्रश करके इसके ऊपर हमने रखा और हीट किया, तो हमने क्या देखा कि सॉलिड जो ये था कैम्फर, इस बार हीट करने पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली हवा बन के यहां से उड़ गया। जब हमने इसको हीट किया ना थोड़ी देर तक, हमने देखा ये सीधा डायरेक्टली गैस बन के उड़ गया, वेपर, लिक्विड बना ही नहीं। ये हमें यहां से देखने को मिला। अब इसी के रिजल्ट को ना हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो थी एक्टिविटी। तो चलो अब हमने जो एक्टिविटी कर ली है उसके रिजल्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़कर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टेट का चेंज होना डायरेक्टली, यानी सीधा सॉलिड से गैस में बिना चेंज हुए, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना, इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधा गैस में कन्वर्ट होना को कहते हैं सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डेफिनेशन याद कर लो। एंड वाइसा वर्सा इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब वाइसा वर्सा का मतलब मैंने अभी बताया था ना कि जो भी मैंने बताया उसका उल्टा, यानी सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन कहेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना। तो इसी तरीके से गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होने को कहेंगे डिपोजिशन, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ठीक है। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने को कहेंगे सब्लिमेशन, और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होने को, यानी कि उल्टा होने को कहेंगे डिपोजिशन। याद कर लो भाई, याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो। तो चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखने के बाद और उसके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है, कि मतलब क्या प्रेशर को चेंज करने से मैटर की स्टेट में चेंज आता है। तो चलो अब इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर को तो हमने पढ़ लिया भाई साहब, बड़े ही मजे से, बड़े ही डिटेल में, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली। हमने मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया, हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस कर लिया, हमने बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया, हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्कस कर लिया, सब्लिमेशन डिस्कस कर लिया, और भी भरपूर इंपॉर्टेंट बातों पर हमने चर्चा कर ली मतलब डिस्कस कर लिया। बात वही है, हिंदी वर्जन डिस्कस करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेक्चर नंबर 2 में हमने ये पढ़ लिया था कि जो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स, मतलब अलग अलग मैटर के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, और उन अलग अलग मैटर में पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस में डिफरेंस होने की वजह से मैटर की स्टेट्स अलग अलग होती हैं।
लेक्चर नंबर 2 में वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि मैटर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, उन तीन करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, तो तीनों के ही चेंज होने की वजह से स्टेट में चेंज आता है। पर यहां पर प्रेशर को पढ़ने के लिए मेनली हमें उसके स्पेसेस वाले करेक्टरिस्टिक पे फोकस करना होगा, तो इसलिए उसको डिस्कस किया है मैंने यहां पर। उसके बारे में लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अलग अलग स्पेस होने की वजह से उसकी स्टेट ऑफ मैटर अलग अलग होती है ना, स्टेट अलग अलग होती हैं। जैसे अगर बहुत पास पास में है पार्टिकल तो सॉलिड स्टेट, थोड़ी दूर दूर है तो लिक्विड स्टेट, और ज़्यादा दूर दूर है तो गैसियस स्टेट, है ना, ये हमें पढ़ा था। अब क्या हो, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हमने प्रेशर लगाया या कंप्रेस किया गैस को। अब हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, धीरे धीरे ध्यान रखना, ये मैंने क्यों पढ़ाया है तभी पता चल जाएगा, पढ़ते रहो बस। क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर मैंने प्रेशर लगाया या कंप्रेस किया। कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर लगाना ही होता है, दबाना ही होता है, तो एक ही चीज है। मैंने प्रेशर लगाया या कंप्रेस किया गैस को, क्या होगा उससे, और कौन सी गैस को कंप्रेस किया, और फिर जिसको मैंने सिलेंडर में बंद कर रखा है, यानी मैंने गैस ली, उसको मैंने बंद कर दिया सिलेंडर में, और सिलेंडर में एक गैस को बंद करके मैंने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, या फिर मैंने उस गैस को कंप्रेस किया, एक ही बात है। तो उससे क्या होगा जानेंगे अभी। अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, बढ़ाया या घटाया, तो क्या मैटर की स्टेट चेंज होगी, देखेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि टेम्परेचर के इफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पहले से यहां पर लेकर आ गए थे, जिनका आंसर हमने टेम्परेचर को पढ़ते हुए डिटेल में डिस्कस किया, वैसे ही हमने प्रेशर के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहां पे अभी लिख दिए हैं। तो अब हम इनके आंसर्स को भी फाइंड आउट करने वाले हैं आगे, प्रेशर के इफेक्ट्स को देखते समय। तो चलो अब हम इस प्रेशर के इफेक्ट के खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बाहर से बहुत शोर आ रहा है, दोबारा बोलता हूं, नहीं, तो चलो अब हम इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर के खेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी हम गैसेस के पार्टिकल्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, तो जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखो, जैसे कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर ऐसे पड़े हों अगर, और तब मैंने इनको डाल दिया एक सिलेंडर में, और सिलेंडर में डाल के मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऐसा कर तो ढक्कन सा रख दिया, जैसे मैं मूव कर सकता हूँ। ये मैंने इसको ऊपर से पकड़ा और सभी गैसेस को दबा दिया। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, मतलब इन पार्टिकल्स को मैंने क्या किया, ऐसे दबा दिया। इस यहाँ से इसको पकड़ा, इसको नीचे करके इसको दबा दिया, तो अब हुआ क्या, ये कुछ इस तरीके से इस तरह का बन गया। ठीक है, अब पार्टिकल्स जो है थोड़े से पास पास में आ गए। पहले ये ऐसे थे, मैंने इसको दबाया तो ये थोड़े से पास पास में आ गए। तो हुआ क्या, जब इसके पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा थी, सब दूर दूर थे, तो ये गैसियस स्टेट में था, गैस था। फिर मैंने क्या किया, इसमें मैंने प्रेशर अप्लाई किया। ये क्यों रब हो गया, मैंने क्या किया, बेसिकली इसको ऐसे जब नीचे किया ना, तो मैंने इसके पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई किया, यानी कंप्रेस किया। तो प्रेशर अप्लाई करने पे इसके पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास में आ गए थोड़े, तो अब ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी मैं क्या कहूं, लिक्विफाई हो गया। और वहीं यहां पे लिखा है कि प्रेशर लगाकर और टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जिस टाइम पे मैंने प्रेशर लगाया ना, उस टाइम पे हम टेम्परेचर को भी कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि यार देखो, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना,
घटाने की जगह उल्टा हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो होगा क्या कि जो पार्टिकल्स हैं वो और गर्म हो जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये एक दूसरे से और ज़्यादा दूर दूर भागेंगे, तो इनको प्रेस करना, कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने टेम्परेचर कम कर दिया ताकि इन पार्टिकल्स, ये कितना शोर आता है यार। चलो, तो मैंने क्या किया कि इन पार्टिकल्स के जो टेम्परेचर है उसको बहुत कम कर दिया, जिस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम हो गई। तो अब इस पर प्रेशर अप्लाई कर कर इनके पार्टिकल्स को साथ में लेकर आना थोड़ा आसान हो गया। आया समझ? तो प्रेशर लगाकर और टेम्परेचर रिड्यूस करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल भी तो दो। एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में एक दिया हुआ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉलिड CO2 का, जिसको ड्राई आइस बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में ना, इस ड्राई आइस के ऊपर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान में रहे। ड्राई आइस जो होती है, तुमसे सबसे पहला तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राई आइस क्या होती है। इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। क्यों कहते हैं ड्राई आइस? क्यों कहते हैं? आइस तो जहां तक हमें पता वो तो गिल्ली होती है, लिक्विड से बनती है, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो आइस है वो होती तो सॉलिड है, पर ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। कब? हीट करने पे नहीं, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है जब प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से रिड्यूस किया जाता है। अब तुम कहोगे ये 1 एटमॉस्फेयर क्या है? बताता हूं। देखो, जैसे मास की यूनिट है kg, और अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने इस महीने 2 किलो वजन कम किया है, 2 किलो भार कम किया है, यानी तुमने 2 kg मास 2 kg मास रिड्यूस किया है, तो वही चीज प्रेशर की जो यूनिट होती है वो एटमॉस्फेयर होती है, जिसको ATM से लिखा जाता है। जैसे कि मास की किलोग्राम होती है पर केजी से लिखते हैं ना, वैसे ही जो प्रेशर है उसकी यूनिट जो है एटमॉस्फेयर होती है, जिसको ATM करके ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से। तुम ऐसे ATM बड़ा बड़ा मत लिख देना, सब कुछ छोटे में होता है ATM ऐसे। ठीक है, तो सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं 1 एटमॉस्फेयर से। इसलिए हम इसे ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसे ड्राई आइस कहते हैं। और हाँ, ड्राई आइस का एग्जाम्पल इसमें क्यों लिया? क्योंकि ड्राई आइस जो है ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसको कंप्रेस करके उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। वैसे तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके टेम्परेचर रिड्यूस करके गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है, पर कुछ एक्सेप्शन तो होती है ना। एक्सेप्शन का मतलब कुछ केसेस तो होते ही हैं यार जो डिफरेंट होते हैं। बेसिकली तुम इसको इसकी एग्जाम्पल में भी मत गिनो ना, ये तुम देखो कि तुम ऐसा समझो कि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि तुमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी तो पढ़ा था कि जैसे इसमें क्या कहते हैं उसको, कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। टेम्परेचर में भी तो ऐसा एक केस था ना कि जब सॉलिड सीधा लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट करके, लिक्विड हीट करके गैस में कन्वर्ट होता है, यानी टेम्परेचर में चेंज करने से स्टेट चेंज होती है। पर उसमें एक चीज थी कि सॉलिड सीधा गैस में भी कन्वर्ट होता था एक केस में, उसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा था। तो वही चीज समझो कि हमने ये पढ़ा कि प्रेशर अप्लाई करने पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, पर ये भी एक चीज है CO2 वाली गैस, जिसको अगर प्रेशर अप्लाई करके पार्टिकल को पास में लाया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो सॉलिड होती है फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड की, ड्राई आइस कहते हैं जिसे। और इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में। क्यों? क्योंकि भाई अगर इसके ऊपर हाई प्रेशर नहीं रहा और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया तो ये फिर से गैस बन जाएगी। आया समझ में? है ना? क्योंकि ये देखो ना, प्रेशर को रिड्यूस करने पे क्या हुआ, जो सॉलिड CO2 थी वो गैस में तो कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना? आई होप मैंने सब कुछ समझा दिया तुम लोगों को कि प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर रिड्यूस करके गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। पर एक गैस ऐसी है जिसको अगर हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल में वो लिक्विफाई नहीं होती है, वो सॉलिडिफाई हो जाती है, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो सॉलिड CO2 बनता है, और उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। और ड्राई आइस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूखी आइस होती है भाई, गिल्ली नहीं होती है, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होती है, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। पर अगर जहां तक बात आए सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने की, तो हीट करके कन्वर्ट नहीं होता है, सॉलिड से सीधा गैस में ये कन्वर्ट होता है तब जब प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है 1 एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। और जो बैकग्राउंड में नॉइसेज आ रही हैं उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, उसका मैं अभी कुछ कर नहीं सकता यार। अब मैं व्हीकल्स को आने से रोक तो नहीं सकता ना। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब इस लेक्चर का आखिरी पार्ट है। तो इस पार्ट को करने से पहले तुम्हारी बुक में ना एक फिगर दी हुई है, फिगर 1.8, जो तुम्हारे सामने भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। मैंने पिछले, अभी जो मैंने तुम्हें समझाया इस पिछली स्लाइड में, जब तुम्हें मैंने प्रेशर के बारे में डिटेल में बताया, तो उसमें मैंने जो ढक्कन सा तुम्हें दिखाया था ना, जिसको मैंने ऊपर नीचे किया और पार्टिकल्स पास में आ गए, उसे पिस्टन कहते हैं एक्चुअली। और उस चीज़ के ऊपर एनसीईआरटी में डिटेल फिगर बनी हुई है कि कैसे एक पिस्टन पहले थी, उसको पास नीचे किया, प्रेस किया, प्रेशर अप्लाई किया, गैस को कंप्रेस किया तो पार्टिकल्स पास में आ गए, और कंप्रेस किया तो और पास में आ गए। तुम्हें फिगर में दिख रहा है। तो बस एक बार ये फिगर दिखानी थी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा चाहता नहीं कि कुछ भी छूट जाए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, ये लेक्चर खत्म होने वाला है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये लेक्चर का आखिरी पड़ाव। हमें ये पता चल गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर देखने से कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों के ही चेंज होने से स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजेस आते हैं। आते हैं क्या नहीं आते हैं? आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में, मतलब डिटेल में नहीं, अब शॉर्ट में। डिटेल में पढ़ लिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब शॉर्ट में हम पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखा कि जो सॉलिड था, सॉलिड स्टेट थी, हमने सॉलिड को हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बताओ ना भाई। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन कह दो या मेल्टिंग कह दो, एक ही बात है, पर फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी फ्यूजन लिखा है, तो मुझे लगता है अगर तुमने मेल्टिंग लिख दिया तो शायद तुम्हारे नंबर कट जाएं। बाकी फ्यूजन भी ठीक है, मेल्टिंग तुम अपने स्कूल में पूछ लेना लिख सकते हैं कि नहीं। वैसे फ्यूजन तो हर जगह सही ही होगा, 100% सही होगा। मेल्टिंग में मैं श्योर नहीं हूं, अगर तुमने लिख दिया तो कैसा होगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट करके, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। फिर लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस स्टेट में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फिर? वेपोराइजेशन। है ना? उसके बाद गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या होता है? डिपोजिशन। अब तुम कहोगे सर वो तो सब्लिमेशन होता है। भाई सब्लिमेशन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने पे होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने पे होता है, गैस से सॉलिड में नहीं। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने पे डिपोजिशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने पे सब्लिमेशन होता है। अब मैं उल्टा चलता हूं तो तुम्हें पता चलेगा। सॉलिड से गैस बनाया तो सब्लिमेशन, फिर गैस से लिक्विड बना, गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन,
और लिक्विड से सॉलिड बना, लिक्विड से सॉलिड बना तो सॉलिडिफिकेशन। अब तुम कहोगे सर इसमें आपने हमें कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन नहीं पढ़ाया। भाई ये तो बहुत पुरानी बात है यार, ये तो तुमसे कोई पूछने नहीं वाला है इसकी डेफिनेशन, पर ये चीज़ें और ये नाम तो तुम्हें पता होने चाहिए भाई। 8th तक बहुत पढ़ लिया है हमने, पर चलो फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। कंडेंसेशन में जो कंडेंस करने का मतलब होता है ठंडा करना, बेसिकली तुम समझ सकते हो। वैसे प्रॉपर मतलब ये नहीं होता, पर समझ लो, क्योंकि तुमसे कंडेंसेशन की डेफिनेशन कोई पूछने नहीं वाला। अगर तो एग्जाम में आना होता या इंपॉर्टेंट होता तो मैं डेफिनेशन बता देता एग्जैक्ट, पर ज़रूरी नहीं है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते क्या है, इसका नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा जाएगा, तो इसीलिए वो मैंने बताया है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन। अब ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। तो आज का ये लेक्चर भी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फिर से तुम लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होगा, गैस सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, बस हो गया यार, आज का सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। ओके, तो अगला लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 4, उस लेक्चर में हम ये जो चैप्टर है तुम्हारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसे हम कंप्लीट कर देंगे और फिर आएगी इस चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो। और उस 1 शॉर्ट वीडियो में हम हर एक चीज़ को 1 से 1.5 घंटे की एक ही वीडियो में पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से पढ़ लेंगे। तो ठीक है यार, आई होप तुम लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट्स में बता देना। अगर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो या मैंने कोई चीज़ अच्छे से नहीं समझाई तो वो भी तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। कोई पार्ट पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं आया वो भी बता सकते हो। जहाँ तक बात रही क्वालिटी की और ये नॉइसेस वगैरह की, तो वो अभी इम्प्रूव नहीं हो सकती, वो तभी इम्प्रूव होगी जब हमारा चैनल ग्रो करेगा। जब हमारा चैनल ग्रो करेगा, मुझे अर्निंग आनी स्टार्ट होगी, तो मैं इन सब चीज़ों को ग्रो करके तुम्हारे लिए और भी अच्छा कंटेंट बना पाऊँगा। पर उसके लिए तो मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है ना। बाकी तो अभी मैं जो कर सकता हूँ अपनी तरफ से मैं सब कर रहा हूँ और मैं करूँगा। तुम्हारे जैसे जैसे मुझे सजेशन मिलती रहेंगी मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं रखूँगा कि ऐसे ही पढ़ाना है हमेशा। तुम जिस तरह चाहोगे उस तरह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, डोंट वरी। और आज का लेक्चर नंबर 3 ख़त्म हो गया। लेक्चर नंबर 4 में चैप्टर ख़त्म वगैरह वगैरह वो मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अब मैं मिलूँगा तुमसे लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। चलो यार, बाय बाय बाय, बहुत थक गया हूँ मैं।